हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइफ स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड 2020 में आया हुआ नया सिलेबस मैथ्स। और आज हम लोग मैथ्स 1 के अंदर जो सिर्फ एक हमारा चैप्टर पेंडिंग है वो है चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड प्लेन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यार वेट कर रहे हैं कि सर लाइन एंड प्लेन कब पढ़ाएंगे। उनको लग रहा था कि ये सर अभी नहीं पढ़ाने वाले। अरे ऐसा थोड़ी है। मैंने क्या किया, जो भी चैप्टर्स इंटरेस्टिंग थे, थोड़े कन्फ्यूजिंग थे, बड़े चैप्टर थे, छोटे चैप्टर थे, सब खत्म कर दिया। ओके अब ये लाइन एंड प्लेन एक जो था, इसके बाद जो 7th चैप्टर वगैरह थे वो मैंने ख़त्म कर दिया। ओके अब इसको मैं एकदम आराम से आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत से बच्चों को टफ लगता है बिकॉज ये ज्योमेट्री का पार्ट होता है। ओके लाइन एंड प्लेन एक ज्योमेट्री का पार्ट है। प्लेन कंसेप्ट बच्चों को समझ में नहीं आता। और अभी तक जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा था 10th या 11th तक, वो स्ट्रेट लाइन था या लाइन था और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होते थे। तो अभी जो आप लाइन एंड प्लेन सीखोगे इसमें वेक्टर ज्योमेट्री आएगा। आपने जो वेक्टर चैप्टर सीखा है, चैप्टर नंबर 5 जो अपने मैथ्स 1 के अंदर वेक्टर था इसके पहले, तो वो जो चैप्टर है वेक्टर चैप्टर, उसका कंसेप्ट आपको आना चाहिए। क्या आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है तो कर लेना। फिर भी मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा ये जो लाइन एंड प्लेन चैप्टर है कि आपको सब कुछ आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने पूरा मैथ्स 1 और मैथ्स 2 फिनिश किया है आपके लिए, मैथ्स 2 पूरा फिनिश हो गया, मैथ्स 1 के अंदर इस चैप्टर को छोड़ के सब फिनिश हो गए, उसी तरह से एक एक करके मैं डेली वीडियो दूंगा लाइन एंड प्लेन का। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके एक हफ्ते के अंदर इसको फिनिश करने का। ओके और हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। फिर हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी, मिसलेनियस, फिर जो जेई सीईटी के क्वेश्चंस होते हैं वो सारी चीज़ें शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन एंड प्लेन। जैसा कि आप जानते हैं मैं हर एक चैप्टर की शुरुआत बेसिक्स एंड उस चैप्टर के समरी के साथ करता हूं। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे लाइन एंड प्लेन, इसका सबसे पहले मैं आपको समरी बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको सीखने हैं, किस टाइप के कंटेंट है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो आओ चलो समरी देखते हैं। जो पूरा चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हम देखेंगे ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, इसके ऊपर ये पार्ट है, ये लाइन से रिलेटेड कंसेप्ट है। ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे जो पार्ट है ये प्लेन से रिलेटेड कंसेप्ट है। आपको मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। पिछले साल जो ओल्ड सिलेबस था जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी आपने देखा भी होगा चैनल पर कि लाइन चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट है, प्लेन चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट है। तो लास्ट ईयर तक ये 2 चैप्टर अलग अलग होते थे, लाइन चैप्टर एंड प्लेन चैप्टर। इस साल क्या किया गया है, लाइन एंड प्लेन दोनों चैप्टर को मर्ज करके एक ही चैप्टर बना दिया गया है। जैसे कि वेक्टर और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करके कंसेप्ट था, चैप्टर था, उन दोनों को मर्ज करके वेक्टर चैप्टर बना दिया गया, 3D को वेक्टर में डाल दिया गया। वैसे ही लाइन और प्लेन 2 अलग अलग चैप्टर लास्ट ईयर होते थे ओल्ड सिलेबस में। न्यू सिलेबस आने के बाद इन दोनों को एक ही चैप्टर के अंदर रखा गया है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.4, 4 एक्सरसाइज है, जिसमें से जो 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज है वो लाइन चैप्टर पे बेस्ड है। जो एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 एक्सरसाइज है वो प्लेन कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब ये लाइन जो चैप्टर था उसमें 2 एक्सरसाइज होते थे, प्लेन के अंदर 2 एक्सरसाइज होते थे, दोनों को मर्ज करके एक ही चैप्टर किया गया और एक ही चैप्टर के अंदर 4 एक्सरसाइज है। अब करना क्या है आपको, लाइन से रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट है। देखो आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन वगैरह आपने सीखा है पहले भी, 10th में 11th में स्ट्रेट लाइन होता है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे कि ये जनरल फॉर्म होता है ax + bx + c = 0। स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y = mx + c होता है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/a + y/b = 1 वगैरह आपने देखा है। फिर इसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म होता है, यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन को अलग अलग फॉर्म से हम इक्वेशन लिखते थे। 2 पॉइंट फॉर्म होता था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म। इस तरह से किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन लिख सकते थे, बराबर, जो 10th में आपने किया है, 11th में भी किया है। अब यहाँ पर क्या है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोई भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन है तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। यानी वेक्टर इक्वेशन मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन का भी ख्याल रखेंगे। आप लोग जो पहले ये सब सीखते थे इसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं।
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन जो एक्स और वाई के फॉर्मेट में आता है, एक्स और वाई के फॉर्मेट में, जैसे ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन अगर दिया है लाइन का तो उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसमें डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखेंगे। उसके बाद जो लाइन होगी उसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकाला जाए, कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखिए। कोऑर्डिनेट जैसे आपको पता है ये x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट होगा एक पॉइंट का, सपोज दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही लाइन पे दो पॉइंट होंगे, ओके, मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। तो जिसमें x और y इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है वो इस्तेमाल होते हैं, ऐसे इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, बार नहीं होगा, वेक्टर नहीं होगा, और लाइन का वो इक्वेशन जिसमें बार दिया होगा, जैसे आर बार इस तरह से कुछ होगा, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। किस तरह का होगा मैं अभी आपको सब एक एक करके बताऊंगा। पहले मुझे इतना समरी बताने दो कि इस चैप्टर में है क्या। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये दो टॉपिक मैं सिखाऊंगा। इस दो टॉपिक को सिखाने के बाद मैं एक्सरसाइज 6.1 आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज 6.1 के अंदर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन ये दो टॉपिक्स हैं। लेकिन ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, इसके अंदर भी जो वेक्टर इक्वेशन है दो तरीके से हमको निकालना होगा। एक पहला कंडीशन है कि कोई एक ऐसे लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और किसी एक वेक्टर को पैरेलल है, यानी क्या कि कोई एक लाइन है, यहां पर देखेंगे हम लोग, एक लाइन है, ये लाइन है किसी एक पॉइंट, इस पॉइंट ए से पास हो रहा है और पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर वेक्टर, एक कोई दूसरा वेक्टर है, इस वेक्टर को ये पैरेलल है। एक लाइन है, ये लाइन है, वो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और किसी एक दूसरे वेक्टर को पैरेलल है। तो ये जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन, इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, वो कैसे निकाला जाता है, ये हम सीखेंगे। उसके बेसिस पर एक्सरसाइज 6.1 में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा जो है पासिंग थ्रू टू पॉइंट, यानी कि कोई लाइन है वो दो पॉइंट से पास होता है। जैसे ये एक लाइन है, ये अगर एक और एक दो पॉइंट, अलग अलग दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो ये रहा कि पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, किसी दो पॉइंट से कोई लाइन पास होता है तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। देखो आपने ये सीखा था, यहाँ फॉर्मूला बताया ना, पासिंग थ्रू टू पॉइंट, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। वो कैसा था कि वो कार्टेशियन फॉर्म था, लेकिन हमको वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर ये जो था, ये क्या था, ये पहला वाला था, इस तरह से कि कोई लाइन है, कोई लाइन है किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और किसी एक वेक्टर को पैरेलल है, किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, किसी दूसरे वेक्टर को पैरेलल है, तो उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना सीखेंगे हम। और कोई एक लाइन है, एक लाइन है वो किसी दो पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसा जब केस होगा तब इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन हम निकालेंगे। इसके बाद जो दूसरा है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कोई लाइन है, अगर सपोज एक लाइन है, इसके ऊपर के कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे x1 y1 x2 y2, तो x और y के फॉर्मेट में उसका हम इक्वेशन निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इन सभी के लिए जो फॉर्मूला होता है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ डिटेल में, फिलहाल समरी देख लेते हैं। इतना अगर आप सीख लेते हो, कितना, ये जो चीज मैंने बताया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन दो टाइप से, तो आपका 6.1 कंप्लीट हो जाता है। 6.1 ये जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक के अंदर, एक मिनट बच्चों, 6.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको जो क्वेश्चंस हैं वो है 11 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस है यहाँ 6.1 के अंदर, 11 क्वेश्चंस है, इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, 6.2 की बात करेंगे। 6.2 के अंदर 8 क्वेश्चंस हैं। अब ये 6.2 देखो, यहाँ पर ये लाइन का ही दो और टॉपिक है। 6.1 में हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखा। 6.2 के अंदर हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस क्या होगा वो देखेंगे हम। यानी क्या, ध्यान से देखिए कि सपोज कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास कहीं से कोई लाइन जा रही है,
ये एक लाइन जा रही है, इस लाइन का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इसको ही बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी पॉइंट का किसी एक लाइन से डिस्टेंस क्या होगा वो हम देखेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है वो है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग प्लेन्स होते हैं, अगर कोई दो लाइन है, देखो अगर एक ही प्लेन की बात करेंगे, अगर सपोज कोई एक प्लेन है इस तरह से, अब ये प्लेन का कंसेप्ट सीखने के लिए मुझे आपके टेक्स्ट बुक दिखाना पड़ेगा। सपोज ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, सपोज ये कैसा प्लेन है, ये एकदम ध्यान से देखना, ये ऐसा प्लेन है। तो इस प्लेन के अंदर आने वाले सारे पॉइंट कोप्लेनर कहलाएंगे। ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर सपोज ये एक लाइन है ब्लू कलर की और ये ब्लैक कलर की लाइन है, एकदम ध्यान से देखना, दो लाइन है ब्लू एंड ब्लैक कलर की। ये दोनों लाइन देखोगे तो एक ही प्लेन के अंदर है, कोप्लेनर लाइन्स है, लेकिन ये दोनों आगे चल के एक दूसरे को कट कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन अगर ये दोनों लाइन इस तरह से होती है, इस तरह से दोनों लाइन है, आपको दिख रहा होगा ये दोनों लाइन इस तरीके से है, तो ये दोनों लाइन आगे चल के कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो एक ही प्लेन में पैरेलल लाइंस हैं, तो किसी भी एक प्लेन के अंदर दो लाइंस होंगी, या तो वो एक दूसरे को पैरेलल होगी, या तो अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं नहीं कहीं जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी। यानी एक ही प्लेन के अंदर अगर दो लाइंस होती हैं तो या तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये लाइन इधर है और ये किसी दूसरे प्लेन में है, ऐसे, अब ये इस प्लेन में है और समझो यहाँ से इस तरह से दूसरा प्लेन है, उस प्लेन के अंदर ये दूसरी ब्लू वाली लाइन है, तब ये ब्लू लाइन ऐसे जा रही है, देखो अगर आप आगे पीछे एक्सटेंड करते हो तो, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है यहाँ दिख रही है, वो क्या करेगा, वो ऐसे जाएगा। ओके, सो ये ब्लैक लाइन ऐसे जा रहा है और ब्लू लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है, बिकॉज ये अलग अलग प्लेन में है, ऐसा हो सकता है। तो जब भी कोई दो लाइन्स होती है, दोनों लाइन ना तो एक दूसरे को पैरेलल हो ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो ऐसी लाइंस को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं। ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब ये जो स्क्यू लाइंस होगी, जो ना तो पैरेलल है ना तो इस तरह से पैरेलल है ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी लाइन जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस। बताया स्क्यू लाइंस के अंदर यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है कि कोई भी दो स्क्यू लाइन है, समझो एक ये स्क्यू लाइन है और एक ये समझो अलग से स्क्यू लाइंस है, दोनों नॉन कोप्लेनर होगा। यानी कि समझो ये एक ऐसे जा रहा है इस प्लेन में, तो एक दूसरे प्लेन में जा रहा है, दोनों अलग अलग प्लेन में, कभी एक दूसरे को नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों लाइन जाएगी, सपोज ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये फाइंड करेंगे कि दोनों लाइन के बीच में कौन से पॉइंट पर, सपोज ये ऐसे जा रही है, ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, तो कहीं बीच में एक जगह पर वो क्रॉस हो रहा होगा, ऊपर नीचे कट नहीं कर रहा है क्योंकि एक ही प्लेन में नहीं है, वो अलग अलग प्लेन में क्रॉस हो रहा है। एट दैट टाइम सपोज यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पर लेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से ये कितना लंबा डिस्टेंस है। लेकिन सपोज ये लाइन आगे गई और ये एक के दूसरे नज़दीक हो गई दोनों लाइन, एट दैट टाइम इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ये दो लाइंस है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं, यहाँ बोर्ड पर मैं नहीं बता पा रहा हूँ, आप अलग से समझो, दोनों अलग अलग प्लेन में नॉन कोप्लेनर है। तो इन दो स्क्यू लाइंस के बीच में जहां पर भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ओके, पैरेलल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। ओके, यहाँ पर स्क्यू लाइंस अगर नहीं है, पैरेलल लाइंस है, क्या लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, अगर क्या है, पैरेलल लाइंस, तो उनके बीच में, जैसे कि सपोज ये एक लाइन है और पैरेलल लाइन कभी भी एक ही प्लेन में होगा, ठीक है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहीं से भी निकालो सेम ही होगा। तो किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो भी हम निकालना सीखेंगे। यहाँ पर स्क्यू लाइन का कंसेप्ट है, दो स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, और उसके अपोजिट अगर वो स्क्यू लाइन नहीं है, पैरेलल लाइन है, तो भी उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। और इसके ऊपर ये 6.2 एक्सरसाइज है। 6.2 जो ये एक्सरसाइज है, इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है, 8। यहाँ पर मैं बता दूं 8 क्वेश्चंस है।
अब इसके बाद आपको मिलेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A। आप अगर बुक में देखते हो यहाँ पर 22 क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 6A 22 क्वेश्चन है, ये बाद में हम करेंगे ये भी। अब आपको आगे चल के देखना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात करेंगे, यहाँ पर 11 क्वेश्चन है। ओके 11 क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन 6.3 एक्सरसाइज के अंदर। देखो यहाँ से ये अलग हो जाता है, ये बताना चाहूँगा मैं आपको क्या है। देखो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन यानी कि कोई एक प्लेन है, कोई एक प्लेन है। यहाँ से प्लेन देखते हैं, एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही होगी। हमारा स्टूडियो जो है हाईवे के नज़दीक है, बार बार एम्बुलेंस जाते रहती है पूरे मुंबई में। सपोज ये कोई प्लेन है बेटा, कोई प्लेन है। पहले में एम्बुलेंस की आवाज़ आने पर रुक जाता था, बट अब नहीं रुकता। कितना टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत टाइम जाता है, सायरन बहुत तेज आता है, ठीक है ना, सुनते रहो। जब कोई एक प्लेन है, ये प्लेन है, यहाँ पर देखोगे तो ये लाइन का कंसेप्ट खत्म हो गया। 6.2 फिनिश हुआ, ये पूरा फिनिश हुआ 6.2, लाइन आपका चैप्टर खत्म हुआ। लेकिन इसी के अंदर मर्ज किया प्लेन, प्लेन भी देखना है। 6.1 हो गया, 6.2 हो गया। अब 6.3 और 6.4 है। 6.3 और 6.4 प्लेन के ऊपर बेस्ड है। प्लेन क्या होता है, इस तरह से कोई एक प्लेन होगा। प्लेन क्या होता है, देखो ये प्लेन होता है कोई एक, ये सपोज एक प्लेन है, कोई एक प्लेन ऐसे प्लेन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो सकता है, वर्टिकल प्लेन हो सकता है, इस तरह से डायगोनल के प्लेन हो सकता है। ये वाइट बोर्ड एक प्लेन है, ये हमारी जो फ्लोरिंग होती है वो एक प्लेन होता है, ये छत जो है एक प्लेन है, ये जो साइड की दीवार होती है आपके घर की वो एक वर्टिकल प्लेन है। तो अलग अलग ये जो हमारा स्पेस होता है इसको हम अलग अलग प्लेन है ऐसा जो कंसीडर करते हैं, इमेजिन करते हैं। ओके सो ये लाइन का कंसेप्ट 6.1 6.2 में हो जाएगा। यहाँ पर पहले एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, दूसरे एक्सरसाइज में 8, मतलब 19 क्वेश्चन किए, तो आपका लाइन वाला पार्ट 2 एक्सरसाइज हो गया। अब यहाँ मिसलेनियस है, ये बाद में हम करेंगे। 22 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, देखेंगे। 6.3 और 6.4 ये प्लेन के अंदर आता है। 6.3 6.4 6.3 में जो पहला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, यानी किसी एक प्लेन, जैसे कोई एक प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा वो हम निकालेंगे। 11 क्वेश्चन से इक्वेशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड अलग अलग फॉर्म के अंदर इक्वेशन हमें निकालना होगा। अलग अलग टाइप के प्लेन आपको दिए होंगे। आप ये मत सोचो कि एक ही टॉपिक है 6.3 में 11 क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि पहला यहाँ देखो, कोई एक प्लेन है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर है। अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अदर लाइन। तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो। कोई एक प्लेन है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, किसी दूसरे लाइन को पैरेलल है। यहाँ क्या था, एक पॉइंट से पास हो रहा था, एक लाइन को परपेंडिकुलर था। एक पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरे लाइन को पैरेलल है। तो यहाँ पर इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो। अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ये, और इससे कोई एक प्लेन जाता है इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करके, तो उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो। अगर कोई प्लेन है उसका नॉर्मल फॉर्म मैं आपको सिखाऊंगा कैसे होता है। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन फाइंड करो। कोई भी 2 प्लेन है, सपोज हमारे पास 2 प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन समझो, 2 बुक्स है समझो। यहाँ पर 2 बुक्स लेते हैं हम। सपोज ये 2 बुक्स है, एक बुक ये है और एक बुक ये है। 11th कॉमर्स की बुक है और ये 12th साइंस की बुक है। ये दोनों बुक है समझो प्लेन है, ये इस तरह से प्लेन है और ये दूसरी प्लेन है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाएगा तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को यहाँ कट किया, तो दोनों प्लेन का अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो उससे जो प्लेन जाएगा उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो वो हम देखेंगे 6.3 के अंदर। अलग अलग फॉर्म के इक्वेशंस होंगे, सारे मैं आपको बताऊंगा। अब 6.4 क्या है वो देखो। 6.4 के अंदर आपको इतने सारे टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है, प्लेन से रिलेटेड ही है, इसके ऊपर लाइन था, इसके नीचे प्लेन है। एंगल बिटवीन प्लेन्स, कोई भी 2 प्लेन है उसके बीच में एंगल क्या होगा। यानी कि ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहाँ पर सपोज ये दोनों एक प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे हैं ऐसे, तो इन प्लेन के बीच में ये एंगल कितना होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन,
ये इस तरह से, तो ये दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा। सो दैट इज व्हाट एंगल बिटवीन प्लेन, वो भी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। दो प्लेन के बीच में एंगल निकालने आएगा, या तो कोई एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी ऐसे और एक प्लेन होगा, इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस लाइन और प्लेन के बीच में एंगल कितना आएगा, ये आपको सीखना है। फिर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस हैं, क्या ये दोनों लाइन कोप्लेनर हैं, वो हमको चेक करना होगा कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस में। और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, यानी कि कोई एक पॉइंट है सपोज यहाँ पर, और ये प्लेन है, सपोज यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना होगा। यानी कि सपोज ये एक प्लेन है और यहाँ पर एक पॉइंट है हवा में कोई, तो इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस कितना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर, तो हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन वो निकालना है। कोई एक पॉइंट है और ये प्लेन है, तो इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ये तीनों टॉपिक मिलके 6.4 बनते हैं। और जो आपका 6.4 है, आपका जो 6.4 है, बंद कर दिया मैंने, 1 मिनट, 6.4 जरा ध्यान से देखना, बहुत ही सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। 6.4 के अंदर 5 क्वेश्चन है, इन तीनों टॉपिक को मिला के 6.4 के अंदर कितने क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, समझ में आ रहा है। और इसके बाद आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज 6B है, 6B जो मिसलेनियस है उसमें अप्रॉक्स आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है, 20 और 21 41 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस है, 41 अप्रॉक्स, इतने क्वेश्चंस हैं, इतने ही है ना, 1 मिनट देख लो, हाँ, जिसमें से 20 MCQ है, 41 में 20 MCQ है और 21 क्वेश्चंस है, तो टोटल 41 हो गए। सो अब पूरा चैप्टर का समरी मैंने आपको बताया। इस पूरे चैप्टर में 6.1 में शुरू करने वाला हूँ। 6.1 के अंदर मैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताऊंगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड अ पैरेलल टू वेक्टर पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये बता के 6.1 के 11 क्वेश्चन कराऊंगा। साथ में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी उसमें रहेगा, तो ये पहला एक्सरसाइज हो जाएगा। तो अगर ये एक्सरसाइज हो गया तो आपको समझो कि चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट 25 to 30% हो गया। दूसरा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और स्क्यू लाइंस का कंसेप्ट बताऊंगा 6.2, तो आप समझना आपका 60-70% चैप्टर हो गया और लाइन चैप्टर ही हो गया। क्या हो गया, लाइन चैप्टर हो गया। इसके बाद जो 6.3 और 4 है, एक खुशी की बात आपको बताता हूँ, जो बच्चे अभी मार्च 2021 जो एग्ज़ाम है वो भले मार्च में होगी या नहीं होगी, जो लॉकडाउन की वजह से 25% सिलेबस कम हुआ है, उसमें आपको ये 6.4 का कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका पूरा समरी एक जगह पर है, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा मैं हट जाता हूँ, यहाँ पर शैडो आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। अब देखो, अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो बच्चे मार्च 2021 की एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए। अगर आप मार्च 2022 या आगे की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये बात नहीं है जो बताने जा रहा हूँ। लॉकडाउन और कोरोना होने की वजह से जो सिलेबस कम हुआ है, उसमें ये जो टॉपिक है 6.4, जिसमें ये पूरे टॉपिक जो है आपके डिलीट हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक, एंगल बिटवीन प्लेन्स, कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, और ये जो 6.4 है ये पूरा डिलीट हो गया है। तो आपको कितना पढ़ना है, जो अभी फरवरी मार्च 2021 की एग्ज़ाम होने वाली है या होगी, जब भी होगी, उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको 6.1 पढ़ना है जिसमें 11 क्वेश्चन है, 6.2 पढ़ना है जिसमें 8 क्वेश्चन है। ये पूरा टॉपिक लाइन से रिलेटेड है, 70% आपका पढ़ाई हो गया। जो 6.3 है उसमें 11 क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये यहाँ पर प्लेन से रिलेटेड सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ये पढ़ोगे तो आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, क्योंकि ये अब आपको नहीं पढ़ना है। 6.4 जो है आपको नहीं पढ़ना है। ये मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो 2021 वाले बच्चे हैं उनको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ओके, और अगर आप आगे 2022-23 में ये वीडियो मेरा देख रहे हो तो आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा न्यू सिलेबस का। तो अब करना क्या, ये आपको पता चल गया। लाइन एंड प्लेन क्या है उसका समरी मैंने बताया, समरी के साथ साथ जो टॉपिक्स है उनके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल बताया, ज़्यादा डीप में नहीं बताया।
फिर भी जो बताया बड़े काम का था। अब एक एक करके मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा और एक्सरसाइज भी हम लोग शुरू करेंगे। आओ चलो अब शुरुआत करते हैं। जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है, क्या बताया मैंने आपको कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन दो तरीके से। उसके अंदर भी सबसे पहले पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, यानी एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज इस पॉइंट से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर वेक्टर, यानी सपोज एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर है ए बार और एक दूसरी लाइन है जिसका वेक्टर है बी बार, जो एक वेक्टर है बी बार, और ये जो हमारी लाइन है, सपोज ये लाइन है एल, ये जो लाइन एल है जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी, जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, वेक्टर इक्वेशन। ये जो लाइन एल है, ये लाइन किसी एक पॉइंट ए से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, और ये जो लाइन है किसी एक दूसरे वेक्टर बी बार को पैरेलल है। तो इस लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन होगा आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ये एक इक्वेशन है जो आपको याद रखना है जब भी आपको एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन आएगा कि कोई एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है और एक दूसरी लाइन या दूसरे वेक्टर को पैरेलल है, तो बताओ उसका इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो आपको सीधे ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है? आर बार इज इक्वल टू ए बार, ए मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट से हमारी लाइन जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस लैम्डा एक कांस्टेंट है यहाँ पर, और बी बार यानी जो पैरेलल वेक्टर है वो। अब ये सारी चीजें क्या है और ये कहाँ से आ रहा है, इसको हम प्रूफ करके देखेंगे। सपोज ये जो पॉइंट है ये स्पेस में है, इसके लिए हम एक्स वाई और जेड एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर लेते, एक्स वाई और जेड एक्सिस। इस लाइन के ऊपर और एक पॉइंट है, समझो पॉइंट यहाँ पर हम लेते जो है सपोज पी। ओके, लाइन एल के ऊपर दो पॉइंट है ए और पी, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज वेक्टर ए पी और ये क्या है बी बार। अब ये दो वेक्टर पैरेलल, इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जो लाइन है एपी, जो एपी है ये वेक्टर है, समझो एपी एक वेक्टर है, लाइन है एक वेक्टर डायरेक्शन में, समझो एपी बार इज पैरेलल टू दिस लाइन। क्यों, कहाँ से भाई? अरे क्वेश्चन में ही दिया है ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है ए से ये जो लाइन है, और दूसरे वेक्टर बी बार को पैरेलल है। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर और एक पॉइंट पी लेता हूं तो ये ए पी बार हो जाएगा लाइन, ये जो है एज पर गिवन बी बार को पैरेलल है। अब कोई दो वेक्टर अगर एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं विथ अ कांस्टेंट। अब ये जो ए है एक्चुअल में आपको पता है ए बी बार को आप अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में करो तो क्या आता है, स्मॉल बी बार माइनस ए बार। जो लास्ट में बी है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लेते हैं, जो पहले ए है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस के बाद लेते हैं, बी बार माइनस ए बार। वैसे जो ए पी बार है इसको अगर लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, जो पी है स्मॉल पी बार माइनस ए बार, ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन सपोज ये ओरिजिन है और ये जो पॉइंट ए है इसकी बात करेंगे, यहाँ से ओरिजिन से ओ ए है, और ये जो P है इसका पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। ओके, एक्चुअल में AP बार क्या होता है, ध्यान से देखो, एक्चुअल में AP बार होता है OP बार माइनस OA बार, और उसके बाद OP को हम स्मॉल p लेते हैं, OA को स्मॉल a। ये वेक्टर का कंसेप्ट है। वैसे ही यहाँ AP बार क्या हो जाएगा, हम पहले लिखेंगे AP बार इज इक्वल टू लैम्डा बी बार। दो देखो, कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लेकिन अगर दो लाइन या वेक्टर पैरेलल है तो वो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब ए पी बार को हम लिख सकते हैं पी बार माइनस ए बार, लेकिन हम क्या करते हैं कि ये जो ओरिजिन से ओ ए है पहले इसको ये करते हैं कि ओ पी बार, जैसे मैंने ये बताया ना आपको, ए पी को ओ पी, ओरिजिन से पी, ओ पी माइनस ओ ए, ओ पी बार माइनस ओ ए बार कर देते, ओ पी बार माइनस ओ ए बार इज इक्वल टू लेमडा बी बार कर देते। अब ये जो ओ ए है उसको समझो स्मॉल ए बार है, जैसे मैंने बताया था पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, जो पॉइंट ए इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार है। ये जो ओ ए है स्मॉल ए बार है समझो, इज इक्वल टू लेमडा बी बार। और ये जो ओ पी है, इस ओ पी को हम जनरल नाम देते हैं इस चैप्टर में आर बार। क्या नाम देते हैं? आर। ये जो ओ पी है वही एक
ये पॉइंट पी तो दिया नहीं था हमको, इमेजनरी कोई एक पॉइंट है, हमने इमेजिन किया इस लाइन के ऊपर, कोई भी एक पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है। तो इस ओपी को हम एक जनरल आर बार नाम देते हैं, उसका जैसे पी बार होता है ना वहां पर आर बार देते हैं, ओपी क्या आ जाएगा आर बार, हमने खुद से नाम दिया। ओके, सो अब ये क्या हो जाएगा, आर बार इज इक्वल टू माइनस ए वहां गया तो प्लस ए बार प्लस लैम्डा बी बार। देखो मिल गया, आपको मिल गया, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। देखो बहुत सारे बच्चों को ये टफ लग रहा होगा देख के कि क्या है, लेकिन अगर आप स्टार्ट से मेरा लेक्चर देख रहे हो ओके पहले सेकंड से, तो आपको सब इजी लगेगा। बस इतना ही है, कोई पहाड़ नहीं है। पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, मतलब ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, सिर्फ इतना याद रखो। तो ये सब क्या बता रहा हूँ, ये प्रूफ बता रहा हूँ कि ये आया कहाँ से। कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया 2-3 मार्क का कि प्रूफ करो ये कि पासिंग कोई भी अगर लाइन है जो पास हो रहा है एक पॉइंट और पैरेलल है किसी गिवन वेक्टर को, तो उसका वेक्टर इक्वेशन ये होता है, प्रूफ करो। तो आपको ये प्रूफ इस तरह से लिखना होगा, थोड़ा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक रिफर करो, मेन पॉइंट्स मैंने बता दिया। तो याद रखो कि आपको जो 6.1 एक्सरसाइज करोगे उसमें अगर क्वेश्चन आता है, उसमें आपको एक पॉइंट दिया होगा ए और एक लाइन दिया होगा पैरेलल। ये जो पॉइंट है उसको ए बार आपको मिल जाएगा इस पॉइंट से, ये जो पैरेलल वेक्टर है वो बी बार दिया होगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ओके, अब यहाँ पर जो आर बार है उसको हमेशा आर बार ही रखना, आर बार को हमेशा आर बार, और ये जो ए बार है ए बार और ये जो बी बार है उसकी वैल्यू रखना और सॉल्व करना, जो आएगा आपका इक्वेशन रहेगा। डिटेल में सम बताऊंगा तो मैं करेंगे, लेमडा का क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब सम्स करेंगे आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड इट इज पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी बार, तो आप सीधे ये फॉर्मूला यूज कर लेना। अब एक दूसरा है पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, कि अगर कोई लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है तो क्या। उसके पहले इसके अंदर ही हम कार्टेशियन इक्वेशन करते हैं कि कोई वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, वैसे ही किसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। सपोज कोई एक लाइन है, टेक्स्ट बुक में देखते हैं क्या दिया है, कार्टेशियन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो दिया है। कि अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करते, कार्टेशियन इक्वेशन, कोई एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट ए से पास हो रहा है, जो ये पॉइंट ए था ना, पॉइंट ए से पास हो रहा है, जो x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, और जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज आपने पढ़ा था वेक्टर चैप्टर में, डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी है, तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो ये x1 y1 z1 है, कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे निकालेंगे, x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो a इज इक्वल टू y1 है तो y माइनस y1 अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो b, z1 है तो z माइनस z1 अपॉन c। तो ये एक तरीका आ गया जिससे आप कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो। क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है कि अगर कोई एक पॉइंट दिया है a जिसके कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, तो आप क्या करोगे, ये x1 y1 z1 को x y z से माइनस कर देना, और x के नीचे a, y के नीचे b और z के नीचे c। a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है जो लाइन दी है उसका। तो अगर आपको कोई डेटा या क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि दिए हुए डेटा के अनुसार आप कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करो, आपको जो पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो दिया होगा उसका यूज करो। अगर डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया तो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करो। ये सब वेक्टर में आपने सीखा है, नहीं भी सीखा है, आप भूल गए डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, कैसे निकालना या कैसे फाइंड करना, तो मैं आपको सम करते करते सब बताऊंगा। अब आपको क्या याद रखना है, क्या ये पूरा याद रखना है, सिर्फ 2 ही चीज याद रखो। पहला ये कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, अगर कोई एक पॉइंट और एक पैरेलल है किसी वेक्टर को, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, सिर्फ इतना याद रखो। और अगर कोई एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस x1 y1 z1 को x y z से माइनस करके उसके नीचे उसके डायरेक्शन रेशियो a b c लिख दो, तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो अभी हमने 2 चीजें सीखी कि किसी भी लाइन का वेक्टर इक्वेशन
पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर कैसे फाइंड करना और उसका कार्टेशियन इक्वेशन कैसे फाइंड करना अगर वो लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो। अब आगे हम सीखेंगे कि कोई अगर लाइन है जो किसी दो पॉइंट से पास होता है, इट इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, देन उसका वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालना और कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालना। कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स यानी कि कोई वेक्टर है या कोई लाइन है जो 2 पॉइंट, सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। एक लाइन है, एक लाइन है जिसका वेक्टर इक्वेशन हम निकालने वाले हैं। यहाँ क्या था, जो लाइन थी एक पॉइंट से जा रहा था, किसी दूसरे वेक्टर को पैरेलल था। यहाँ कोई दूसरा वेक्टर नहीं है। क्या है, दूसरा वेक्टर नहीं है, तो एक लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट ए है, समझो इसका पोजीशन वेक्टर ए बार है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी बार है। अब पासिंग थ्रू दीज गिवन 2 पॉइंट्स, तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, तो इसका वेक्टर इक्वेशन याद रखो, आर बार, यहीं से बताता हूं, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा, ये सेम इतना रहेगा। ये जो बी बार है ना, यहाँ पर बी बार माइनस ए बार आ जाएगा, ये याद रखना आपको। किस लिए, 6.1 के अंदर अगर एक्सरसाइज में क्वेश्चन आता है कि कोई लाइन है किसी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो बताओ इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा, तो आप ये इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, जिसमें ए बार क्या है, ये जो दिया हुआ है ए पॉइंट, बी बार क्या है, ये जो बी पॉइंट दिया उसका पोजीशन वेक्टर, और लैम्डा एक स्केलर होता है, कांस्टेंट एक नंबर होता है, वो आपको मिलेगा, सम्स करेंगे तो हम लोग। और आर बार, तो आर बार को आर बार ही रखना है। अब ये आया कहां से, प्रूफ देखना है, चलो प्रूफ देखते हैं। अब समझो ये ए और बी है, यहां पर हम हमेशा की तरह एक्स वाई और जेड इस तरह से ड्रॉ कर लेते, जो कार्टेशियन सिस्टम होता है, 3 डायमेंशनल सिस्टम जो होता है, एक्स वाई और जेड, एक्सिस ड्रॉ किया। अब सपोज ये ओरिजिन है, बिल्कुल इसी की तरह करेंगे, समझने की कोशिश करो, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो ओरिजिन है, आप टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखोगे तो आप ऐसे चकरा जाओगे, क्या सब ये, मैं धीरे धीरे एक एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ तो आपको समझेगा। अब मैं प्रूफ बता रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है, तो इससे इस पॉइंट ए को मिलाया। अब ये क्या है, ए बार है, तो ये ए बार है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए बार, ये जो बी है इसको ओ से मिलाया, तो ये पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी बार है, तो ये बी बार है। समझ में आया। अब जैसे यहाँ क्या किया था हमने, एक ही पॉइंट था, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाया तो ए बार मिला, फिर खुद की मर्जी से कहीं एक पॉइंट पी ले लिए थे। तो सपोज इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट है, सपोज ये पी है, और इस पी को ओरिजिन से मिला के इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पी के लिए आर बार लिया था, पी के लिए हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं आर बार, ये ऐसे ले लिए। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर देखो 2 वेक्टर, एक एपी है, एपी बार, अच्छा ये पहले तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं, क्या है ये, प्रूफ। ये जो एपी है, एपी बार ये वेक्टर है समझो, और ये जो ए बी है ये भी एक वेक्टर है, 2 वेक्टर है, दोनों वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर है, मतलब कोलिनियर है। जब भी 2 वेक्टर कोलिनियर हो तो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, वहां लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखो। अब एपी बार क्या होगा, एपी बार क्या होगा, इसके नाम से ही पता करो, एपी को हम लिखेंगे ओपी, ये जो पी होता है उसका पोजीशन वेक्टर, पी का क्या पोजीशन वेक्टर होगा, ओपी माइनस ए, पहले बाद वाले का लेते फिर पहले वेक्टर में सीखा आपने, जो ए है, ए का क्या आएगा, ओ ए बार इज इक्वल टू लैम्डा, ये ए बी बार क्या आएगा, तो पहले बाद में क्या है, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, ये आ गया। एक्चुअल में क्या होता है देखो, ए बी बार है ना, ए बी बार होता है स्मॉल बी बार, बाद में बी है तो बी बार माइनस पहले ए है तो ए बार, ये होता है। ए पी बार ऐसे होता है, पी बार माइनस ए बार, पी बार माइनस ए बार, बाद में जो इसको पहले लेते हैं, ओके। और एक्चुअल में जो पी है उसके पोजीशन वेक्टर को हम आर ले रहे हैं, तो ये आर बार आएगा। तो ये डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, बट प्रूफ में थोड़ा करके दिखाओ, स्टेप्स दिखने चाहिए ना, तो ही तो मार्क्स मिलेगा। अब ओपी बार क्या है देखो, ओपी को हमने लिया आर, एक्चुअल में पी लेना चाहिए, बट हम लोग यहाँ पर आर बार एक स्टैंडर्ड वैल्यू रख रहे हैं किसी भी वेक्टर का, जो है हम जब भी फाइंड करेंगे तो जो अननोन पॉइंट है, पी जब हम खुद से ले रहे हैं, पी पॉइंट यहाँ दिया नहीं था, उसके लिए हम आर रख रहे हैं, माइनस ओ ए मतलब ये जो ओ ए है इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए बार है, फिर लैम्डा जो ओ बी बार है, ओ से बी है उसका स्मॉल बी बार है, देन अगेन ओ ए का ए बार है। एक्चुअल में ए पी क्या हुआ, पी माइनस ए, पी को हमने आर लिया है, लैम्डा
ए भी क्या हुआ बी माइनस ए, डायरेक्ट भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा अगले स्टेप में, आर बार इज इक्वल टू आर बार, ये माइनस ए बार वहाँ गया तो प्लस ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, हो गया। क्या लाना था चेक करो, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार आया। सो बस इतना याद रखना है कि जब भी हमें किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना रहे और पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट, उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट ए और बी दिए हो, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला, ब्लू कलर से आपको दिखा दूं कौन सा फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला है, दूसरा ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जब पॉइंट, जो लाइन है किसी एक पॉइंट से जा रहा है किसी दूसरे वेक्टर को पैरेलल है, और ये फॉर्मूला जब हमें कोई एक लाइन दी है जिसके ऊपर 2 पॉइंट है सिर्फ, कि कोई पैरेलल वेक्टर नहीं है। जैसे हमने यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन निकाला ना, वैसे यहाँ भी हम कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ पर ये जो वेक्टर है, ये जो हमारी लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, दिखाई दे रही है लाइन, ओके। ये 2 पॉइंट से पास हो रही है हमारी लाइन, पहला पॉइंट है सपोज ए और दूसरा पॉइंट है बी। पहला जो पॉइंट है x1 y1 z1 इसके कोऑर्डिनेट्स है, दूसरा जो पॉइंट है x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों पॉइंट है। और ये चीज़ आपने पहले भी की हुई है, वही चीज़ हम करेंगे जो x और y के लिए किया था, अब z भी आ गया। हम करेंगे x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 करो या तो x2 माइनस x1 करो, चलेगा। क्या किए, x माइनस x1, सपोज ये x y z कोई अननोन पॉइंट है, जो हम पॉइंट P ले रहे हैं ना, ये जो पॉइंट P है ये x y z है, जैसे यहाँ पॉइंट P ले रहे थे आर बार, वैसे तो x माइनस x1 फिर x1 माइनस x2 करो या तो x2 माइनस x1 करो, चलेगा, दोनों भी चलेगा। देन फिर y लेना, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, देन z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, जो आपने 10th 11th में किया है वही, बट आपने 10th में इतना ही किया था 2 पॉइंट फॉर्म, या 11th में 2 पॉइंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन में इतना ही किया था। अब z आ गया तो z के लिए भी करो, तो ये हो गया, ठीक है। ये कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर नहीं आता पहली बात, ओके, आर बार नहीं आएगा। जैसे वेक्टर फॉर्म में आपको आर बार मिल रहा है, हर वेक्टर इक्वेशन में आर बार मिलेगा आपको, आर बार, वो आर बार रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर इक्वेशन है। दूसरा, इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी बोलते हैं, याद रखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन, दिस इज फॉर अ पॉइंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर वेक्टर, एंड दिस इज फॉर अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ओके। अब कार्टेशियन इक्वेशन जब 2 गिवन पॉइंट्स है तो आप x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे, ऐसे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसका क्या करना क्या है, जब भी आपको एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन आएगा कि एक लाइन है, कोई 2 पॉइंट इस तरह से दिया होगा और बोला जाएगा कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, तो सीधे ये फॉर्मूला यूज करना। अगर बोलेगा कि ये 2 पॉइंट्स है ए और बी, ओके, इसके पोजीशन वेक्टर दिए होंगे, वेक्टर इक्वेशन निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर कोई एक लाइन है जो किसी एक पॉइंट से जा रहा है, जो पॉइंट दिया है ये ए और किसी एक लाइन को पैरेलल, तो ये फॉर्मूला यूज करना। और इसी केस में कोई एक लाइन है, ओके, जिसके डायरेक्शन रेशियोज पता है और एक पॉइंट से जा रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज करना। बस 6.1 का बेस आपका तैयार हो चुका है, 6.1 का बेस तैयार हो चुका है। 6.1 के अंदर यही 2 चीज़ें हैं जिसमें आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन सीखना है, जो मैंने आपको बताया। और अब आगे जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है वो 6.2 में है। जितना मैंने आज बताया है ये पूरा आपको पूरे चैप्टर की मैंने समरी दी, आज पूरे चैप्टर की समरी हो गई। और उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 के अंदर जितने क्वेश्चन, अप्रॉक्स 11 क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अब आप कर लोगे। एक्सरसाइज 6.1 आपका तैयार हो चुका है। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने आपको 4 फॉर्मूले दिए हैं, 1 वेक्टर फॉर्म फॉर दिस केस एंड 1 कार्टेशियन फॉर्म फॉर दिस केस, 1 वेक्टर इक्वेशन फॉर दिस केस एंड 1 कार्टेशियन इक्वेशन फॉर दिस केस। 4 फॉर्मूले के बेसिस पे पूरा 6.1 होने वाला है। तो आज जैसे कि आप जानते हो कि मैं पहले आपको पूरा शार्प करता हूँ ताकि आपको पूरा दिमाग में घुस जाए कि मुझे करना क्या है। जब तक पता ही नहीं है करना क्या है तब करोगे क्या। तो अब आपके दिमाग में पूरा है कि जो आने वाला वीक है जिसमें मैं पूरे लेक्चर्स लूँगा,
पूरे छठे चैप्टर लाइन एंड प्लेन के अंदर उसमें आपको करना क्या है। और ये तो मैंने पूरा ओवरऑल समरी बताने के बाद आपको 6.1 के बारे में बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, बस यही करेंगे, ये चारों फॉर्मूला लगा के कोई एक लाइन दिया होगा उसका वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे अलग अलग केसेस में। समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है कि नहीं? डरो मत यार, मुझे यार कितने कमेंट कर रहे हो लाइन एंड प्लेन पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे, जस्ट आ गया लेक्चर। देखो किसी चीज़ को शुरू करना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने किसी चीज़ की शुरुआत कर दी तो आधा खत्म हो गया। इफ़ एनीथिंग इज स्टार्टेड देन इट इज़ हाफ फिनिश्ड, समझो आपका लाइन एंड प्लेन फिनिश हो गया। क्योंकि रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, रोज लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जितना जल्दी हो सके 3 ही एक्सरसाइज करना है 2021 के लिए। ओके, चौथा एक्सरसाइज डिलीट है, वो मैं बाद में फिर भी कराऊंगा आपको अलग से, टेंशन मत लो, एकदम ईजी करके दूंगा, मजा आएगा। लेकिन अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप तो करो, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, क्या कर क्या रहे हो यार, दोस्तों को शेयर करो। कॉमर्स के लेक्चर दे रहा हूँ, 10th के लेक्चर दे रहा हूँ, 11th 12th साइंस कॉमर्स सब आ रहे हैं, और क्या चाहिए, दिन भर लेक्चर रिकॉर्ड करा देना है, जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत कुछ देना है। लेकिन अगर व्यूज़ नहीं मिलेंगे, शेयर नहीं करोगे, लाइक्स नहीं आएंगे, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगेगा यार। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के लिए बोले थे कॉमर्स के लेक्चर दो दे, अभी कॉमर्स के वीडियो दे रहा हूँ, अगर लोग नहीं देखेंगे तो मैं बंद कर दूंगा बनाना। जब व्यूज़ ही नहीं आएंगे, देखने वाले ही नहीं है, तो मैं क्यों मेहनत करूँ उनके लिए। तो साइंस वाले बच्चे आप देख रहे हो तो देखो, करो, शेयर करो, अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपको मिसलेनियस भी करके दूंगा, सारे थियरम्स भी बताऊंगा, थियरम्स, फिर MCQs भी करेंगे, सब करेंगे। आप रिस्पॉन्स तो दो, ठीक है? समझ में आ रहा लाइन प्लेन 6.1 करना है, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने तक आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।